नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर आपका। मित्रों, आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको हमें लगता है कि विद्यार्थियों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। और आपके वर्तमान यूपीएससी प्री एग्ज़ाम और मेंस दोनों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली अभी तो चूँकि हम प्री की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए जो है, तो मेंस पे हम फोकस करेंगे बाद में जो है, लेकिन अभी हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको जो है संस्कृति और सभ्यता दोनों चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसको। देखिए, इसमें दो वर्ड है, एक है आपकी संस्कृति और एक है आपकी सभ्यता। दोनों को बहुत ही गौर से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। दोनों ही ह्यूमन लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, मानव समाज से ही जुड़ी हुई दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों को ध्यान से समझिएगा, दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है हमको। तो चलिए देखते हैं, पहले हम संस्कृति को लेते हैं। संस्कृति, ठीक है। कहते हैं कि अगर हम इसका संधि विच्छेद अगर आप करें, इसका संधि विच्छेद अगर आप करें तो ये क्री धातु से, कहते हैं कि क्री धातु में सम उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग वह होता है जो धातु के पहले लगता है, और इति प्रत्यय लगा हुआ है। इति क्या लगा है? प्रत्यय, ठीक। तो इति प्रत्यय और सम उपसर्ग के क्री धातु में लगने से संस्कृति शब्द क्या है? बना हुआ है, ठीक है। कहते हैं संस्कृति शब्द का जो अर्थ है वह सामान्य शब्दों में हम कहें तो इसका शब्द अर्थ जो आप कहेंगे, इसका अर्थ होता है परिष्कार एवं प्रेरणा, ठीक है। हालांकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ बताया है। कुछ लोगों ने शांति के लिए प्रेरणा इसका अर्थ बताया है। तो सामान्य अर्थ में हम कहें तो संस्कृति में जो है क्री धातु के आगे जो आगे लगता है वो होता है उपसर्ग, और जो पीछे लगता है वो होता है प्रत्यय। तो सम शब्द इसमें आगे लगा है और इति जो है पीछे लगा है। इति प्रत्यय है, सम क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। तो ये तो संस्कृति की शाब्दिक अर्थ हुआ संस्कृति का। और आप ये जानिएगा, कहा जाता है कि संस्कृत शब्द का उपयोग सबसे पहले पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। पाणिनि का एक ग्रंथ है, पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है जिसमें इस शब्द का उपयोग हुआ है। और आप जानते हैं पाणिनि जो है लगभग 400 से 500 BC के बीच के हैं। ये वहाँ पद्यनंद के काल के हैं, उनके मित्र भी हुआ करते थे, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर जिस संस्कृति को हम पढ़ने जा रहे हैं उस संदर्भ में संस्कृत शब्द का उपयोग पाणिनि के अष्टाध्यायी में नहीं हुआ है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि वर्तमान संदर्भ में संस्कृति क्या है? व्हाट इज कल्चर? वर्तमान संदर्भ में अगर आपसे कहा जाए कि संस्कृति क्या है, और बहुत ही व्यवहारिक और सरल भाषा में इसको समझिएगा, ठीक है। संस्कृति को अगर हम सामान्य अर्थों में कहें तो संस्कृति जो है, संस्कृति दीर्घकालीन अनवरत मानवीय प्रयोगों की एक पूंजी है। पूंजी क्या होता है? पूंजी वह होता है जिसे विरासत के रूप में संग्रह किया जाता है, जिसे विरासत के रूप में क्या किया जाए? संग्रह किया जाए। यानी संस्कृति, फिर से सुनिए, हमने क्या कहा कि संस्कृति दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का संदर्भ यहां फ्यूचर से नहीं है, भविष्य से नहीं, बीते हुए समय से है, बीते हुए काल से है। हम इसको तोड़ के और सरल शब्दों में आपको समझाएंगे, लेकिन पहले एक लाइन आप परिभाषा सुनिए इसकी जो है। हमने कहा कि संस्कृति जो है दीर्घकालीन
अनवरत मानवीय प्रयोगों की पूंजी है। हम आपके सामने लिख रहे हैं, संस्कृति दीर्घकालीन अनवरत, अनवरत मतलब होता है जो न रुके, अनवरत मानवीय प्रयोगों की पूंजी है। प्रयोग माने जो निर्माण मनुष्य ने किया, प्रयोगों की पूंजी है। पूंजी माने जो बीते जीवन में आपने अर्जित किया। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखिए, संस्कृति दीर्घकालीन यानी एक लंबे समय से, अब यहां दीर्घकालीन का संदर्भ आप मानव विकास से ले सकते मित्रों, मानव विकास से आप दीर्घकाल का संदर्भ यहां जोड़ सकते हैं, मानव उत्पत्ति से। फिर एक लंबा ड्यूरेशन बीता हुआ है, चूंकि स्टोन एज, फिर इंडस वैली, फिर वैदिक, फिर तमाम संस्कृतियों का युग आया है। तो मनुष्य दीर्घकाल से अनवरत माने लगातार मानवीय प्रयोग जो किया है अपने जीवन में, उसी का संरक्षण, उसी का संग्रह, यानी वही पूंजी क्या है, संस्कृति है। जैसे एक सिंपल सी भाषा में हम आपको समझाएं, कहा जाता है कि मनुष्य जो है पहले क्या था, एकांकी जीवन था मनुष्य का, एक आदिम मानव प्रवृत्ति का था, वो जंगलों में घूमा करता था, कच्चे मांस का सेवन करता था। लेकिन कहा जाता है जो होमोसेपियंस मानव है, ये अन्य मानव से डिफरेंस कैसे हो गया, जैसे क्रोमैग्नान मानव का विलोपन हो गया, या अन्य मानव प्रजातियां जो निएंडरथल हैं या होमो इरेक्टस हैं उनका विलोपन हो गया, लेकिन होमोसेपियंस इस पृथ्वी पर पूरी तरह क्या किया, अपना कब्जा किया। तो कैसे, कहा जाता है होमोसेपियंस ने एक नई संकल्पना को जन्म दिया था जिसे भाषा कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, भाषा। और भाषा ने समूह को जन्म दिया। किसको जन्म दिया, समूह को। और समूह से बड़ा क्या होता है, समुदाय। समूह से बड़ा क्या होता है, समुदाय। और समुदाय से बड़ा क्या होता है, समाज। ठीक है, तो समाज का निर्माण कहीं न कहीं किस पे टिका है, भाषा पे। और भाषा का जो डेवलपमेंट है वो होमोसेपियंस मानव के द्वारा किया गया। तो जब भाषा का विकास हो गया तो होमोसेपियंस का जो समूह था, जो एकांकी जीवन था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और इस भाषा को तब से लेके आज तक हमने क्या किया है, अनवरत रूप से इसका संग्रह किया है। और आज 21वीं सदी में भी कहीं न कहीं भाषा क्या है, बनी है। और भाषा ही एक दूसरे को जोड़ने का क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, क्योंकि यही समूह के निर्माण को जन्म देती है। और इसका संग्रह या भाषा जैसी पूंजी हमारी संस्कृति का क्या है, अंग है। और अभी जब हम आपको बताएंगे कि हमारी संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों को, किन किन तथ्यों को आपको संस्कृति के अंतर्गत पढ़ना है, तो उसमें भाषा ही भी आती है। क्योंकि भाषा जो है मानव के दीर्घकालीन अनवरत प्रयोगों का क्या है, संग्रह है। तो भाषा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, मानव के द्वारा किया गया। और पूरा मानवीय समाज तब से लेके आज तक इस भाषा का उपयोग क्या कर रहा है, कि नहीं कर रहा। तो भाषा हमारी संस्कृति का क्या हुआ, एक लक्षण हुआ। इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल दिया, इसी तरह सामाजिक संरचना के निर्माण को ले लीजिए आप। कहते हैं सामाजिक संरचना के निर्माण में, जैसे आप ऋग्वेद में पढ़ते हैं कि दीर्घतमा ऋषि ने विवाह परंपरा को जन्म दिया। तो विवाह परंपरा एक परंपरा है दो लोगों के जुड़ने का, एक सामाजिक संतुलन भी है समाज के निर्माण का। तो ये भी एक परंपरा है जिसका निर्माण किसने किया, मानव ने किया। लेकिन कहा जाता है वैवाहिक परंपरा का निर्माण मनुष्य ने काफी बाद में किया, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का भाव तो हमें आपके मेसोलिथिक कल्चर में भी दिखाई देता है, मध्य पाषाण काल में। लेकिन वहां वैवाहिक परंपरा नहीं थी, वहां विवाह एक परंपरा नहीं थी, क्योंकि विवाह जो है वो उत्तरदायित्व को जन्म देती है पति और पत्नी के बीच। तो इस सामाजिक नियम का निर्माण भी किसने किया, मानव ने किया, लेकिन बाद में किया। फिर आप देखिए वर्ग विभाजन, कार्य विभाजन, त्योहार, पर्व, मान्यताएं, हमारी आध्यात्मिक विचारधाराएं, ये मनुष्य के द्वारा क्रमशः धीरे 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 क्या हुई, निर्मित हुई है। तो मनुष्य ने आज 21वीं सदी दिनांक 4 अप्रैल 2020 से पहले, इससे पहले मनुष्य के द्वारा निर्मित हर वह मान्यता, हर वह परंपरा, हर वह पर्व, हर वह त्योहार, भाषा, कल्चर,
कला, ये सब मानव के द्वारा उसके अनवरत प्रयासों से निर्मित की गई क्या है, एक पूंजी है। और ये ही आपके संस्कृति के क्या है, लक्षण है। तो फिर से सामान्य शब्दों में हम कहें तो संस्कृति जो है दीर्घकालीन, यानी मनुष्य के द्वारा एक लंबे समय में अनवरत अपने प्रयासों से या जो उसने अपने जीवन में जो प्रयोग किए उसी की पूंजी है। क्या है, पूंजी है। अब हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि इसमें हम किन किन चीजों को रखते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे अनवरत प्रयोग मनुष्य ने किया जिन्हें हम आप संस्कृति कहते हैं। तो प्रयोग कौन से, ठीक है, कौन से प्रयोग, कौन से प्रयोग मनुष्य ने किया जिसे आप संस्कृति कह सकते हैं। और यहीं से आपका यह भी क्लियर हो जाएगा कि संस्कृति में हमें पढ़ना क्या क्या है। यह भी कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि हमें कल्चर के अंदर क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारी सामाजिक संरचनाएं, सामाजिक संरचनाएं। अब सामाजिक संरचना में बहुत सारी चीजें आती हैं भाई। सामाजिक संरचना में परिवार आएगा, कुल आएगा आपका, ठीक, आपके विवाह परंपरा आएंगी, आपके जो संबंध होते हैं, रिश्तेदारी, नातेदारी, भाई बहन, माता पिता, ये हमारी क्या है, सामाजिक परंपराएं हैं। ये सामाजिक संबंध है जो कहीं न कहीं एक संतुलन समाज में निर्धारित करते हैं। अगर आप कल्पना करिए ये सामाजिक संरचनाएं न हो तो मानव का जीवन कैसा होगा। मानव का जीवन एक पशु की तरह होगा जहां कोई सामाजिक संबंध नहीं होता है, संबंधों में कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। एक गाय बछड़े को जन्म देती है लेकिन एक निश्चित समय के बाद वह अपने संबंधों को भूल जाती है, अपने उत्तरदायित्व को भूल जाती है। किसी भी जीव जंतु को अगर आप देखिए तो उसमें जो माता पिता और संतान की जो संकल्पना होती है वो एक निश्चित समय तक होती है। जब तक वह संतान अपने आत्मनिर्भर नहीं हो जाती तब तक वो संबंध रहता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वह अपने संबंधों से क्या हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसी जाति है जिसने सामाजिक संबंधों के माध्यम से इस उत्तरदायित्व की संकल्पना को पूरी तरह क्या किया है, बनाए रखा है। ठीक है, ताकि समाज में क्या बना रहे, एक संतुलन बना रहे समाज में। और ये सामाजिक संरचनाएं ही समाज में संतुलन को निर्मित करती हैं। दूसरा, हमारी पर्यावरणीय परिस्थितियां, पर्यावरणीय परिस्थितियां। तीसरा, पर्यावरणीय परिस्थितियां, त्योहार एवं पर्व, त्योहार एवं पर्व। अब ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी, खासतौर से यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे प्रश्न यहां से आते हैं। ठीक, धर्म, संस्थाएं, मान्यताएं, ठीक है, मान्यताएं हो गए, नैतिक नियम, नैतिक नियम। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, नैतिक नियम, लिपि एवं भाषा, लिपि एवं भाषा, कला का विकास, साहित्य, साहित्य का विकास, अध्यात्म एवं दर्शन,
अध्यात्म एवं दर्शन, रहस्यवादी ज्ञान, अब आप अगर ध्यान से देखिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें जितनी भी बातें हमने लिखी, यहां पे आप और लिख सकते हैं उत्सव, सॉरी ऊपर त्योहार लिखा हुआ है तो उत्सव का मतलब ही हो गया त्योहार, ठीक है। यहां पर जितनी भी बातें हमने आपके सामने रखा है, ये एक भी चीज इसमें ऐसी आपको दिखाई नहीं देगी जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा न किया गया हो, और इन सारी चीजों का निर्माण जो है मनुष्य के द्वारा बीते हुए काल में ही किया गया है, ठीक है। कहा जाता है कि मनुष्य के द्वारा बीते हुए समय में या अब से पहले जो भी उसके द्वारा निर्माण किया गया, विरासत के रूप में उसका संरक्षण ही क्या है, संस्कृति है, ठीक है। परिभाषा में हमने आपको सिंपल सी परिभाषा, एक बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा आपको बताया कि संस्कृति दीर्घकालीन अनवरत मानवीय प्रयोगों की क्या है, पूंजी है। इसको और सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि मनुष्य ने बीते हुए काल में अपने द्वारा जिन मान्यताओं एवं परंपराओं का निर्माण किया है, उसी का संरक्षण विरासत के रूप में, उसी की संरक्षण क्या है, संस्कृति है। तो इसमें से आप देखिए कि चाहे सामाजिक संरचना हो, चाहे पर्यावरणीय परिस्थितियां हो, चाहे त्योहार एवं पर्व हो, हमारा धर्म, हमारे जो है, क्या यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से, मान्यताएं, इन सारी चीजों का निर्माण जो है मनुष्य के द्वारा ही क्या किया गया। यहां पर भी अगर आप देखें तो लिपि एवं भाषा का विकास मनुष्य के द्वारा हुआ, कला का प्रारंभ भी मानव के द्वारा हुआ है और धीरे धीरे कला कहीं न कहीं डेवलप हुई है। साहित्य का विकास, अध्यात्म एवं दर्शन का विकास, रहस्यवादी ज्ञान, इतनी जो भी विशेषताएं हमने आपके सामने लिखा है, कहीं न कहीं आने वाली विभिन्न पीढ़ियों ने इन मान्यताओं का संरक्षण किया है कि नहीं किया है, विरासत के रूप में इनको बचाने का प्रयास किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर ये विरासत के रूप में संरक्षित न की गई होती तो क्या प्राचीन सभ्यताओं के जो लक्षण थे, जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, क्या वो वर्तमान में हमको दिखाई देती? इंडस वैली के धर्म की जो विशेषता है, वहां अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, वहां के नगर नियोजन की जो विशेषता थी, क्या अगर संरक्षित न की गई होती संस्कृति के रूप में तो वर्तमान 21वीं सदी के समाज में वो विशेषताएं हमको दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। तो भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है संरक्षण की, वो है विरासत की एक पूंजी के रूप में भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में अपनी मान्यताओं और अपने प्रयोगों को क्या किया गया है, बचाया गया है विरासत के रूप में। और ये एकमात्र लक्षण है जो मिस्र और यूनान और चीन की सभ्यता से भारतीय संस्कृति को क्या करती है, अलग करती है, क्योंकि वहां के लोगों को अपने प्राचीन इतिहास का ही ज्ञान नहीं था, अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं का ही ज्ञान नहीं था। जैसे यूनानी संस्कृति में कहा जाता है कि वो अपने पेरिक्लिन युग, अपनी क्लासिकल संस्कृति से परिचित थे, लेकिन उनका परिचय उतना गहरा नहीं था जितना भारतीयों का अपनी प्राचीन संस्कृतियों के प्रति था, ठीक है। तो ये एक भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है कि भारतीय संस्कृति में निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। अपनी प्राचीन संस्कृति, अपनी प्राचीन मान्यताओं को भारतीय संस्कृति में एक विरासत के रूप में संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और हम संस्कृति के अंतर्गत इन्हीं सारी बातों का अध्ययन करेंगे। लिपि का, कला का, आप पढ़ते ना, आपका मेन टॉपिक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और संस्कृति, तो कला के विकास को हम इसी के अंतर्गत रखते हैं। साहित्य का विकास, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अध्यात्म एवं दर्शन, रहस्यवादी ज्ञान, आपकी मान्यताएं क्या होती हैं भाई, भारतीय समाज में अपनी कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है। आपके कुछ नैतिक नियम है, इसको आप और एवं नैतिक नियम, मान्यताएं एवं नैतिक नियम। आपके यहाँ क्या है कि भाई
पुत्र जो है पिता का सम्मान करता है, माता का सम्मान करता है, बड़े भाई का सम्मान करता है, छोटे के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, बड़ों के साथ किस तरह प्रस्तुत होना चाहिए, ये हमारी नैतिक मान्यताएं ही तो हैं जो कहीं न कहीं पारिवारिक संतुलन को कायम करती हैं। ठीक है, अगर ये हमारी नैतिक मान्यताएं न हो तो कहीं न कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एक बर्बर और असभ्य समाज का निर्माण होगा, और संस्कृति ही कहीं न कहीं सभ्यता को क्या करती है, सृजित करती है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंस है, और आप संस्कृति के अंतर्गत इन्हीं सारी बातों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें सभ्यता की, कि सभ्यता क्या है। सभ्यता भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, संस्कृति मुझे लगता है कि आप क्लियर हो गए होंगे थोड़ा बहुत, अगर कंफ्यूजन है तो हम फिर से रिवाइज करेंगे इसको। ठीक, हम सभ्यता की चर्चा करते हैं कि सभ्यता क्या है। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? देखिए, सभ्यता को अगर हम पहले हम कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि सभ्यता को उन्होंने क्या परिभाषित किया। जैसे पीवी काणे ने मूलतः जो है दक्षिण के इतिहास का धार्मिक इतिहास लिखा है इन्होंने, पीवी काणे ने। इन्होंने कहा कि सभ्यता शब्द जो है सामूहिकता का द्योतक है। इन्होंने कहा कि पीवी काणे ने क्या कहा है, पीवी काणे ने कहा सभ्यता शब्द सामूहिकता का द्योतक है, सामूहिकता का द्योतक है। सभ्यता शब्द किसका द्योतक है? सामूहिकता का द्योतक है। ठीक, सामूहिकता आप जानते हैं, सामूहिकता को यहां सभा सेंस से लिया गया है। कहते हैं कि सभ्यता जो है, ये देखिए, सभ्यता को सभा शब्द से व्युत्पन्न बताया गया है। किस शब्द से? सभा शब्द से व्युत्पन्न बताया गया है। और सभा क्या है? सभा एक समूह है। सभा क्या है? एक समूह है। समूह किससे बनता है? व्यक्ति से बनता है। सभा को क्या कहोगे? समूह। और समूह किससे बनता है? व्यक्ति से बनता है। कहते हैं कि व्यक्ति शिष्टता के साथ, किसके साथ? शिष्टता। व्यक्ति जब शिष्टता के साथ इस समूह में पार्टिसिपेट करता है तो वो सभ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सभ्य कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि सभ्यता जो है वो व्यक्ति के आचरण में, दिखाई देने वाले आचरण से संबंधित है। सभ्यता जो है व्यक्ति के दिखाई देने वाले आचरण से संबंधित है। यानी कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति जब शिष्टता के साथ समूह में शामिल होता है तो उसे सभ्य कहते हो, और जब अशिष्टता के साथ अगर वो शामिल हो तो आप उसे क्या कहोगे? असभ्य कहोगे। यानी आपके कुछ शारीरिक लक्षण, आपके शरीर के ऐसे शारीरिक लक्षण जो आपको शिष्ट कहने के लिए तत्पर करते हैं, यानी जो शिष्टता के लक्षण हो, उन लक्षणों के साथ व्यक्ति जब समूह में शामिल होता है तो उसे क्या कहते हैं? शिष्ट कहा जाता है। और कहते हैं कि शिष्टता के साथ जो है व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे क्या कहोगे? सभा कहोगे। ठीक है, तो यानी कहने का तात्पर्य यहां है कि पीवी काणे ने कहा कि सभ्यता शब्द सामूहिकता का लक्षण है। यानी शिष्टता के साथ ही व्यक्ति जो है सामूहिकता का निर्माण कर सकता है। ठीक, एक सिंपल से शब्दों में हम कहें तो जैसे कहा जाता है कि मैकाइवर साहब ने कहा था कि संस्कृति एवं सभ्यता में वही संबंध है जो साध्य एवं साधन में है। मैकाइवर साहब का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा कि संस्कृति एवं सभ्यता
संस्कृति एवं सभ्यता में वही संबंध है, वही संबंध है जो साध्य एवं साधन में है, साध्य एवं साधन में है। अब आप यहां देखिए, साध्य क्या होता है? लक्ष्य होता है, और साधन जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का संसाधन होता है। तो जैसे गांधी ने भी माना है कि उचित साधन से ही उचित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, ध्यान समझिएगा, उचित साधन से ही उचित साध्य की प्राप्ति हो सकती है। और सरल शब्दों में हम कहें तो आपके समाज में अगर आप जो है अपने जीवन में अच्छे साधनों का उपयोग करके, जैसे अगर आपको आईएएस बनना है तो बेहतर संसाधन के द्वारा ही बेहतर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो गांधी ने भी ये कहा था कि उचित संसाधन के द्वारा ही उचित साध्य की प्राप्ति हो सकती है, यानी उन्होंने साध्य और साधन दोनों की शुद्धता पर बात किया था। और यहां मैकाइवर साहब ने ये कहा, मैकाइवर जी ने कहा कि संस्कृति एवं सभ्यता में वही संबंध है जो साध्य एवं साधन में है। यानी साधन यहां क्या है? साधन यहां सभ्यता है और साध्य यहां संस्कृति है, साध्य यहां संस्कृति है। तो कहने का मतलब है कि साधन अगर आपका बेहतर है, यानी मानव के कार्य करने के तरीके, उनके रहन सहन के जो तरीके हैं, अगर वो शिष्ट हैं, तभी बेहतर समूह का निर्माण हो सकता है, यानी बेहतर संस्कृति का निर्माण हो सकता है। यानी सभ्यता जितनी बेहतर होगी, संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होगी। कहने का तात्पर्य है कि सभ्यता जो है, जैसे हम एक आसान तरीके से और आपको समझाते हैं कि जैसे आप देखे होंगे, अगर सामान्य शब्दों में हम कहें तो सभ्यता जो है वो बाह्य रूप होता है और संस्कृति जो है व्यक्ति का आंतरिक रूप होता है। संस्कृति वैचारिक होती है और सभ्यता जो है आपकी प्रदर्शनशील होती है, जो दिखाई देती है। ठीक, सभ्यता का जो संबंध है वो उत्पादन से होता है, उत्पाद से होता है, उत्पादन प्रक्रिया से होता है। जैसे एक व्यवहार में हम आपको समझाते हैं कि आप देखे होंगे कि भारतीय स्त्रियों की एक सबसे बड़ी जो पहचान है वो साड़ी पहनना है। ठीक, साड़ी पहनना ये संस्कृति है। ठीक है, संस्कृतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जो साड़ी है, साड़ी एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है, वो सभ्यता है। ठीक, वो क्या है? वो सभ्यता है। आज हो सकता है आज सूती साड़ी पहन रहे हो आप, कल हो सकता है आप सिल्क की पहनो, तो ये सभ्यता का रूपांतरण है। सभ्यता बदलती रहती है, संस्कृति नहीं बदलती। संस्कृति है साड़ी पहनना, सभ्यता है साड़ी। साड़ी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन साड़ी पहनना जो है वो नहीं बदल सकती। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं, वर्तमान में तो महिलाएं साड़ी नहीं पहन रही है, जीन्स पहन रही है, टॉप पहन रही है। ये भारतीय संस्कृति पर भौतिकतावाद का एक प्रभाव है। आज भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं इस वैश्वीकरण के दौर में खतरे में है, ये हम अंतिम टॉपिक में बात करेंगे। ठीक, लेकिन साड़ी पहनना, जैसे हमने कहा कि संस्कृति के रूप भिन्न हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता का देश है, तो ये साड़ी पहनना एक सांस्कृतिक लक्षण है। ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है। हो सकता है दक्षिण की औरतें विभिन्न तरीके से साड़ी पहनती हों, महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके से पहनती हों, उत्तर भारत में अलग तरीके से पहनती हों, लेकिन है वो क्या? साड़ी। तो पहनने का तरीका, यानी जो सांस्कृतिक लक्षण है वो अलग हो सकता है, क्योंकि वो वैचारिक है, वो उनके विचार से उत्पन्न होता है हमें ऐसा पहनना चाहिए, वो आंतरिक लक्षण है। लेकिन जो साड़ी है, जो प्रोडक्ट है, वो सभ्यता है। ठीक है, अगर कहते हैं कि अगर आप ध्यान से समझें तो जो सभ्यता होती है वो एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उत्पादन प्रक्रिया है। जो आपके प्रोडक्ट है, जो आपके उत्पादन करने का जो तरीका है, ठीक, वो आपकी सभ्यता के लक्षण है। ठीक है, और हमारी जो वैचारिक मान्यताएं हैं वो हमारी क्या है? संस्कृति है। ठीक है, फिर एक और स्टेटमेंट हम आपको देते हैं, कहते हैं कि आपके
बैजनाथ पुरी एक बड़े महान इतिहासकार हैं। बैजनाथ पुरी ने कहा था कि संस्कृति जो है मनुष्य का अंदरूनी पक्ष है, सभ्यता जो है वो बाह्य पक्ष है। जैसे इनका स्टेटमेंट है बैजनाथ पुरी का, बैजनाथ पुरी, इन्होंने कहा कि संस्कृति मनुष्य का आंतरिक पक्ष है, आंतरिक पक्ष है, जबकि सभ्यता मनुष्य का बाह्य पक्ष है। सभ्यता मनुष्य का बाह्य पक्ष है। सभ्यता मनुष्य का बाह्य पक्ष है। ये स्टेटमेंट है किसका? बैजनाथ पुरी का। ठीक है, अब हम आपको एक बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन माने होता है सभ्यता। ठीक है, तो इंडस वैली को मित्रों आप क्या कहते हो? आप सिविलाइजेशन कहते हो, सभ्यता कहते हो, जबकि उसके बाद आने वाली जो सब है उसे आप वैदिक कल्चर कहते हो। ठीक है, यानी वैदिक संस्कृति कहते हो। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया था? कभी गौर नहीं किया होगा। आप लोगों ने किताबें तमाम पढ़ी होंगी, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं गया होगा कि वास्तव में ये नामकरण में अंतर क्यों दिखाई देता है। क्यों आप जो है इंडस वैली को सिंधु सभ्यता कहते हो और आप जो है वैदिक को वैदिक कल्चर कहते हो। तो अगर आप गौर करें तो हमने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि सभ्यता जो है वो बाह्य पक्ष है, यानी वो उत्पाद से जुड़ी है, उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ी है। इंडस वैली में आप देखें तो वहां का भौतिकतावादी जो निर्माण है वो उत्पादन प्रक्रिया का अंग है। वहां एग्रीकल्चर, वहां पर इंडस्ट्री सेक्टर पूरी तरह क्या है? डेवलप है, यानी वहां उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया जो है वो बड़ी बेहतर स्थिति में थी। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। वहां पर हर तरह के बाह्य उत्पाद हमको दिखाई देते हैं। लेकिन आप वैदिक कल्चर में आइए तो यहाँ का समाज कैसा है? कबीलाई है। कोई उत्पादन प्रक्रिया उस तरह के नहीं है। आप ये मानते थे कि आर्यों के द्वारा वैदिक कल्चर का निर्माण किया गया है, तो अभी आपके वैदिक कल्चर में कोई भी ऐसी उत्पाद या उत्पादन प्रक्रिया हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए हम इसको कल्चर के नाम से संबोधित करते हैं। और यहीं से वैदिक कल्चर से ही हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो बेसिकली पूरी तरह से डेवलप होना शुरू होती हैं। यानी जिन विशेषताओं को हम संस्कृति के अंतर्गत अभी आपको दिखाया वो सामान्य शब्दों में हम कहें तो लगभग अधिकतम ऐसी सांस्कृतिक मान्यताएं वैदिक कल्चर से डेवलप होना शुरू होती हैं। जबकि जो आपकी इंडस वैली है वो पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी जो उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया पर पूरी तरह निर्भर थी, जो व्यापार वाणिज्य पे पूरी तरह निर्भर थी। इसलिए हम उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सभ्यता जो है वो बाह्य लक्षण होता है व्यक्ति का। सभ्यता जो है कन्वर्टेबल होती है, वो परिवर्तनशील होती है। आज आपके पहनावे में जो चीज दिखती है, हो सकता है आज जीन्स और टी शर्ट पहनने पर आप सभ्य कहे जाते हो सकता है आज आप अगर अभद्र वस्त्रों का उपयोग करें तो आप असभ्य कहे जाते हो, लेकिन अगर आप जीन्स और टी शर्ट टाई कोट में आते हो तो आप सभ्यता के प्रतीक हो जाते हो। आने वाले समाज में हो सकता है कोई और परिधान ऐसा आ जाए जो आपके सभ्यता के मानक को बदल दे। ठीक, लेकिन संस्कृति तो नहीं बदल सकती ना। आप तब भी दिवाली मनाते थे, आज भी दिवाली मनाते हो। आप रामनवमी तब भी मनाते थे, आज भी मनाते हो। ठीक है, आपके जो पर्व हैं, जो त्योहार हैं, आपकी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, गुरु का आदर करना, माता पिता का सम्मान करा, बड़ों का आदर करना, ये जो मान्यताएं हैं हमारी, ये नहीं बदल सकती। हमारी धार्मिक मान्यताएं नहीं बदल सकती। हमारा जो अध्यात्म है, जो ईश्वर के प्रति एक आस्था है, वो नहीं बदल सकता। तो संस्कृति जो है वो अलग अलग समुदाय की अलग अलग हो सकती है। अलग अलग समुदाय की, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि संस्कृति में विभिन्नता तो होती है, परिवर्तनशीलता बहुत कम होती है। परिवर्तनशीलता नहीं होती, विभिन्नता होती है।
आप अगर गौर करिए तो कहा जाता है कि पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है फसल के कटने पर, असम में बिहू मनता है, तो दक्षिण भारत में जो है आप अलग त्योहार मनाते हैं फसल कटने पर। तो एक ही पर्व पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं दिखती हैं। आपके हमने जैसे साड़ी के पहनावे की बात किया, तो सांस्कृतिक जो लक्षण है वो अलग अलग समुदाय के लिए अलग हो सकती हैं, जनजाति समुदाय के लिए अलग हो सकती है और विभिन्न समुदायों के लिए अलग हो सकती है, लेकिन वह परिवर्तनशील नहीं होती। सभ्यता जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, समय के साथ क्या होती है, बदलती है। ठीक है, तो हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे बैजनाथपुर, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक स्टेटमेंट सभ्यता को लेकर जो है मैथ्यू अर्नाल्ड का भी है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है कि मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही क्या है, सभ्यता है। मैथ्यू अर्नाल्ड इन्होंने कहा था कि मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है। इसका मतलब क्या है, मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही क्या है, सभ्यता है। तो कहने का मतलब है कि भाई मानवीकरण करने का क्या तात्पर्य है, मानवीकरण करने का तात्पर्य है कि संस्कृति के जो लक्षण है, यानी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, अगर व्यक्ति उनको अपनाता है तभी तो वो सभ्य कहा जाएगा। ठीक, और तभी मानवीकरण होगा उसका। यानी जो हमारे समाज के द्वारा बीते हुए समय में जो सांस्कृतिक परंपराएं निर्मित की गई हैं, जो नैतिकता के नियम हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उनका अगर आप निर्वहन करते हो तभी आपका मानवीकरण होगा और तभी आप क्या कहलाओगे, सभ्य कहलाओगे। और यही क्या है, सभ्यता। यानी कहने का मतलब है कि सभ्यता मनुष्य के बाह्य रूप से है, जो दिखती है। संस्कृति मनुष्य के आंतरिक पक्ष से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम आपको आगे बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। अभी तक आपको हमने सरल शब्दों में यह समझाने की कोशिश किया कि संस्कृति और सभ्यता में क्या लक्षण है, दोनों की सरल रूप में परिभाषा आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेंस का टॉपिक है, बट ये है कि हम आपको विशेषताएं बता दे रहे हैं। कम से कम आप उनको याद रखिएगा, पॉइंट में हो सकता प्री में ही पूछ ले। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट है बहुलतावादी चरित्र। भारतीय संस्कृति का बहुलतावादी चरित्र। अब इसमें बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं। ठीक, जैसे सामाजिक बहुलता, धार्मिक बहुलता, भाषागत बहुलता, ये इसी में क्या है, शामिल है। ठीक है, तो सामाजिक बहुलतावादी चरित्र, धार्मिक बहुलतावादी चरित्र और भाषाई बहुलतावादी चरित्र, वो इसके अंतर्गत आप रखेंगे। ठीक है, पहले हम अभी आपके सामने लिख दे रहे हैं, फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा आपको समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद भौगोलिक विभिन्नताएं। भौगोलिक
विभिन्नताएं, ठीक है। तीसरा समन्वयवादिता, समन्वयवादिता, ठीक। फिर समन्वयवादिता, इसका अभी मीनिंग आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, अभी हम समझाएंगे इसको। फिर विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता, इसको आप लोग नोट करते चलिए जो है, ठीक है। विभिन्नता में एकता, बहुलतावादी हो गया, भौगोलिक विभिन्नताएं, समन्वयवादिता हो गया, विभिन्नता में एकता हो गया, ठीक। फिर एक लास्ट आप ले लीजिए जो है भारतीय संस्कृति का वैश्वीकरण, वैश्विक लक्षण, भारतीय संस्कृति का वैश्विक लक्षण, ठीक है। ये आपकी क्या है, विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति की। इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं, जातीय और नस्ली विभिन्नताएं, जैसे आप यहाँ रख सकते हैं जातीय और नस्ली विभिन्नताएं, जातीय एवं नस्लीय विभिन्नताएं, जातीय एवं नस्ली विभिन्नताएं। अब आप देखिए ये भारतीय संस्कृति के क्या है, लक्षण है, ठीक है, या विशेषताएं आप इनको कह सकते हैं। बहुलतावादी चरित्र, तो भारतीय संस्कृति में आपने अगर गौर किया होगा तो बहुलतावादी चरित्र हर जगह आपको दिखाई देगा। अगर आप सामाजिक बहुलता देखिए, सामाजिक तौर पर अगर आप देखिए तो समाज में आपको बहुलतावादी चरित्र दिखाई देगा। कहते हैं कि सामाजिक बहुलतावादी चरित्र आपको इंडस वैली से दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है। इंडस वैली में कहा गया है कि वहां पर जो है पुरोहित वर्ग आपका जो है श्रमिक वर्ग, आपका क्षत्रिय वर्ग, आपका ये वैश्य वर्ग यानी व्यापारी वर्ग दिखाई देता है। हालांकि वहां वैश्य नामकरण नहीं किया गया है। तो जो सामाजिक बहुलता आपको इंडस वैली में दिखती है उसी को अपनाने का प्रयास आपके वैदिक समाज में किया गया। और कहा जाता है कि वैदिक समाज में जब आप आते हैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्रावधान दिखाई देता है, ठीक। तो सामाजिक बहुलता पहले तो वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न दिखाई देती है, लेकिन यही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जो है कहते हैं कि जन्मजात बन जाती है, ठीक है। आगे चलकर जो है इसी वर्ण व्यवस्था से जातियों की उत्पत्ति होती है और बाद में चलकर उन जातियों को गोत्र आधारित बना दिया गया, ठीक। गोत्र परंपरा का जन्म देकर उन जातियों को गोत्रों से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो सामाजिक बहुलता धीरे धीरे भारत में क्या हुई है, बढ़ती चली गई है। लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक परंपराओं और नियमों के तहत यह सामाजिक बहुलता क्या है, एक नियंत्रित है, एक पूरी तरह से कह सकते हो आपके कंट्रोल में है। और कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि सामाजिक परंपराओं के माध्यम से इस सामाजिक बहुलता को नियंत्रित किया गया है, ठीक है। आज की डेट में आप देखिए तो कहा जाता है कि भारतीय समाज में हजारों और लाखों में जातियां हैं, ठीक है। तो ये जो सामाजिक बहुलता है ये कहीं न कहीं इंडस वैली और वैदिक कल्चर से क्या होती है, शुरू होती है। और बीच बीच में आप देखेंगे कि आपके इस समाज में एक सामाजिक संघर्ष भी दिखाई देगा। और सामाजिक संघर्ष की शुरुआत सबसे पहले आपके शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देती है। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई दिखाई देती है। लेकिन इन लोगों ने अपने को ब्रह्म क्षत्र के सिद्धांत के द्वारा क्या किया, संतुलित कर लिया। तो सामाजिक संघर्ष तो दिखाई देता है और आज भी ये कहीं न कहीं दिखाई देता है जाति के रूप में, ठीक। लेकिन वह कहीं न कहीं एक सामाजिक परंपरा के माध्यम से एक नियंत्रण में बनी हुई है। तो सामाजिक बहुलता भारतीय संस्कृति की क्या है, एक विशेषता है, ठीक। फिर आप देखिए धार्मिक बहुलता। कहा जाता है कि भारत में आप अगर देखें तो हिंदू धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, ये धर्म आपके हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं जैसे पारसी, जैसे ईसाई, इन धर्मों को आज के कहा जाता है कि विश्व के कम से कम 12 ऐसे धर्म हैं जो भारत में पाए जाते हैं।
तो भारत में भी धार्मिक बहुलता के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। कहते हैं कि भारत में स्वयं जो है 4 धर्मों की उत्पत्ति देखी गई है। इन धर्मों में भी बाद में आगे चलकर विभिन्न संप्रदायों की उत्पत्ति होती है, ठीक। और बाहर से आए हुए जो धर्म है उनमें भी कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति ने एक संतुलन क्या किया, बनाया। तो धार्मिक बहुलतावादी लक्षण होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति में एक संतुलन क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद भाषागत रूप से भी बहुलता आप देखिए तो कहा जाता है कि भारत में विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन आपका संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है, ठीक। 22 भाषाओं को मान्यता देने के बावजूद अगर आप देखें तो कहा जाता है कि इनमें से बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो संस्कृति से ही क्या है, उत्पन्न है, चाहे वो दक्षिण की हो चाहे वो उत्तर की भाषा हो। तो जो भाषागत जो बहुलता है उसे कहीं न कहीं वर्तमान समाज क्या करता है, मान्यता देता है। न केवल समाज मान्यता देता है बल्कि आपका संविधान भी उनके संरक्षण का क्या करता है, प्रावधान करता है। इवन भारतीय संविधान में आपके जनजातीय भाषा को भी संरक्षण दिया गया है, जो संथाल भाषा है, संथाल भाषा को भी शामिल किया गया है। तो भारतीय संस्कृति की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है, बहुलता होने के बावजूद भी यह समाज के हर वर्ग के उनके लक्षणों को संरक्षित करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो हर स्तर पर आपको बहुलता दिखाई देगी। मेंस में यही आपके एक एक टॉपिक हो जाते हैं और इनको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है कि सामाजिक बहुलता आपको कहाँ। यहाँ पर हम एक संक्षेप में ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एक केवल व्यू बन जाए, एक व्यू आपके दिमाग में बना रहे कि कैसे बहुलता का मतलब क्या है, कहाँ पे बहुलता दिखती है। यही आप मेंस में जब आप पढ़ेंगे तो यही धर्म की उत्पत्ति से शुरू होगा। हम इसमें इस्लाम भी आपको पढ़ाएंगे, आपको पारसी धर्म पढ़ाएंगे, ईसाई धर्म पढ़ाएंगे, हिंदू धर्म पढ़ाएंगे और सभी धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, उनको नोट डाउन करवाया जाएगा। तो मेंस का टॉपिक है ये बेसिकली, लेकिन यहाँ चूंकि अभी आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो यहाँ संक्षेप में ही हम इनकी बातें करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आइए जाति और नस्ली विभिन्नताएं। जाति और नस्ली विभिन्नताएं, तो भारत में जाति और नस्ली विभिन्नताओं को आप कैसे देख सकते हैं। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता है एक कोस पर बदले पानी, 2 कोस पर बानी। भारतीय संस्कृति में एक कहावत कही गई है कि 1 कोस पर बदले पानी, माने 1 कोस पर पानी का टेस्ट बदल जाता है और 2 कोस पर बानी यानी भाषा बदल जाती है, कहते हैं ना इस तरह से। तो कहते कि उसके आगे कहा गया है कि हम का बोले उनसे पूछो अपनी अपनी राम कहानी। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता को बताने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है। कहते हैं ना कि विभिन्नता में एकता। भारतीय संस्कृति में जो विभिन्नता है यानी फिर भी हम एक साथ है कि नहीं। चलिए छोड़िए उसको, आइए जाति और नस्ली विविधता भारत में दिखाई देती है। तो इसको हम बड़े आसान शब्दों में कह सकते हैं, भारत में आप जानते हैं कि भारत में जाति और नस्ली विभिन्नता है। भारत जात के हैं, आप मध्य गंगा घाटी में आ जाइए तो आर्य द्रविड़ प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। आप दक्षिण में चले जाओ तो द्रविड़ लोग हैं, ठीक है। आप इंडस वैली में आइए तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो प्रजाति विभिन्नता भारत में तो थी, पहले से ही थी, लेकिन मित्रों इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति में और प्रजाति विभिन्नता कब दिखती है। आप अगर गौर करिए तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे बाह्य आक्रमण हुए, ठीक। आपके यहाँ ईरानियों का आक्रमण हुआ, यूनानियों का हुआ, हिंद यवन शासक आए, शक कुषाण पहलव आए, तुर्क आए, मंगोल आए, बहुत सारी प्रजातियां हिंदुस्तान पे आक्रमण की। लेकिन कहा जाता है कि कारवां आता गया और हिंदुस्तान बनता गया। ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इतनी ज्यादा प्रजाति विभिन्नता होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति ने उनको अपने में आत्मसात कर लिया, ठीक। लेकिन आत्मसात करने के साथ साथ कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति ने अपनी मूल विशेषताओं को बनाए रखा। यह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। कारवां आता गया, हिंदुस्तान बनता गया, यानी लोग आते रहे हिंदुस्तान में लेकिन वो हिंदुस्तान के ही होकर रह गए। उन्होंने भी, उनकी संस्कृति पर भी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं परिलक्षित होने लगी। कहा जाता है इस्लाम जो है समता मूलक धर्म था। इस्लाम में विभाजन नहीं था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, लेकिन उनमें भी विभाजन दिखाई देने लगा। बाद में आप कहिएगा, जैसे कहा जाता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा गया है।
ठीक, द्विज माने जो दोबारा जन्म लेने की अनुमति रखते हो, ये उच्च वर्ण हुआ करते थे। उसी तरह इस्लाम में भी शेख और सैयद जो है द्विज हो गए, वहां भी जो है सामाजिक विभाजन दिखाई देने लगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति की एक जो सबसे बड़ी विशेषता रही कि जाति और नस्ली विविधता। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें तो भौगोलिक विभिन्नताएं भी भारत में दिखती हैं। कहा जाता है कि भौगोलिक विभिन्नताएं भारतीय संस्कृति को बहुत बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती हैं। गौर फरमाइए अगर, तो कहा जाता है कि अगर सप्तसैंधव क्षेत्र न होता तो संस्कृतियों का विकास न होता। अगर आप गौर करिए तो इंडस वैली और वैदिक कल्चर का जो डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं सप्तसैंधव क्षेत्र में हुआ, और सप्तसैंधव क्षेत्र अगर उपजाऊ न होता तो ईरानियों का आक्रमण भी न होता। दूसरा, कहा जाता है कि अगर मध्य गंगा घाटी जो गंगा दोआब का जो क्षेत्र है ये उपजाऊ न होता तो यहाँ पर संस्कृतियों का विकास भी न होता। और दूसरी चीज अगर आप गौर करिए, ये गंगा का दोआब और सप्तसैंधव क्षेत्र अगर ये आर्थिक रूप से संपन्न न होते या आर्थिक रूप से उपयोगी न होते तो विदेशियों का आक्रमण बार बार हिंदुस्तान पर भी न होता। यहाँ की जलवायु, यहाँ के जो 6 ऋतुएं हैं ये इतनी सुहानी न होती तो बाबर लौट कर वापस चला गया होता उस रेगिस्तान में, वह भारतीय संस्कृति पर अपना इफेक्ट न डालता। तो भारत का जो भौगोलिक जो विभाजन है, जो भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, यहाँ की जो भौगोलिक लक्षण है, कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में जब वर्षा होती है तो किसान खुश होता है, वह वर्षा का बेसब्री से इंतजार करता है जैसे महबूब अपनी महबूबा का करता है। लेकिन कहा जाता है यही वर्षा यूरोप के लिए हानिकारक होती है, वहां आने पर लोग दुखी हो जाते हैं। तो भारतीय मौसम जो है, जो भारतीय मौसम है, जो भारत का जो भूगोल है, जो भारत की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वह भी भारतीय संस्कृति को बेहद प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप देखें तो कहा जाता है कि भारत की जो भौगोलिक विभिन्नता है वो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति पर अपने प्रभाव डालती है। जहाँ का जैसा क्लाइमेट है वहाँ का वैसा खान पान है, ठीक, वहाँ का वैसा वस्त्र है, वहाँ का वैसा परिधान है, वहाँ की वैसी मान्यताएं हैं। तो भौगोलिक लक्षण भी आपकी संस्कृति के विशेषताओं को क्या करता है, निर्धारित करता है मित्रों। तो लेकिन भौगोलिक विभिन्नता होने के बावजूद भी भारत में भौगोलिक एकरूपता दिखाई देती है। ठीक है, अब अगर आप गौर करिए, भारत में बहुत सारे ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने भौगोलिक एकरूपता दिखाने का प्रयास किया है। कहा जाता है कि चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना को जन्म देता है और कहता है कि चक्रवर्ती सम्राट वही है जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कन्याकुमारी और पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बंगाल की खाड़ी को एक कर दे। तो कहने का मतलब है कि उसने भारत के भौगोलिक एकरूपता को चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना के माध्यम से कायम करने का प्रयास किया, और इसमें बहुत हद तक चंद्रगुप्त मौर्य क्या रहा, सफल रहा, समुद्रगुप्त भी सफल रहा, अशोक भी सफल रहा। लेकिन भारत की भौगोलिक विभिन्नता ने सच माने तो कभी भी भारत को, माने किसी भी एक राजा को पूरे भारत पर शासन करने की अनुमति नहीं दिया। लेकिन फिर भी भारत में भौगोलिक विभिन्नता होने के बावजूद भी कहीं न कहीं भारत में भौगोलिक एकता भी है, भौगोलिक एकता भी है। और भारत का भूगोल भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रभावित करता है। एक एग्जाम्पल अगर आप लीजिए हिमालय का, तो हिमालय के इंपॉर्टेंस को अगर आप देखिए तो कहा जाता है हिमालय एक तरफ आपकी जलवायु को प्रभावित करता है, वर्षा को प्रभावित करता है, दूसरी तरफ आपको सामरिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, तीसरी तरफ कहा जाता है कि इस हिमालय पर बहुत सारे ऋषि मनीषियों ने जाके अध्यात्म का ज्ञान भी प्राप्त किया। अगर ये भारत में जंगल न होते, ये पर्वत न होते, तो ये भारतीय अध्यात्म को बढ़ावा उतना शायद न मिलता। रेगिस्तान में जाके कोई अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त तो नहीं करेगा। तो भारत का जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं अध्यात्मवादी और रहस्यवादी ज्ञान और दर्शन के ज्ञान को क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सामान्य शब्द में अगर आप कहें, जैसे आपसे कोई कहे कि भारत का भूगोल भारत की संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है, तो आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि भूगोल जो होता है वो आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपके पहनावे, आपके वस्त्र, आपकी मान्यताओं आदि को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जहाँ की क्लाइमेट ठंडी होगी वहाँ लोग ऊनी कपड़े पहनेंगे। ठीक, उनका भोजन जो है वो कहीं न कहीं मांसाहारी अधिकतम होगा, स्पाइसी भोजन होगा। ठीक,
लेकिन वही उत्तर भारत में ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी। फिर आप देखिए समन्वयवादिता। समन्वयवादिता का तात्पर्य होता है कि विभिन्नता होने के बावजूद भी आपस में क्या करना, एक समन्वय बनाए रखना। और ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा लक्षण है मित्रों, ठीक है, कि समन्वय। हम जातिगत रूप से भिन्न हैं, हम नस्लीय रूप से भिन्न हैं, हम जो है भाषागत रूप से भिन्न हैं, हम परिधान के आधार पर भिन्न हैं, हम रंग के आधार पर भिन्न हैं, हम हर स्तर पर भिन्न है, फिर भी हम में समन्वय है, फिर भी हम में समन्वय है। तो समन्वयवादिता भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। और ये इस लक्षण को आप कहीं न कहीं वैश्वीकरण से जोड़ सकते हैं, अभी मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। दूसरी चीज कहते हैं विभिन्नता में एकता। यह भी उसी बात को दर्शाता है कि भारत में विभिन्नता तो है लेकिन एकता भी है, ठीक है। और एकता की जो संकल्पना है ये आपके राष्ट्रवाद से उत्पन्न हुई है, ये राष्ट्रवादी विचारधारा का लक्षण है, ठीक। पहले तो विभिन्नता ही थी, पहले मद्रास में अलग रंग अलग जात के लोग रहते थे, अलग भाषा के लोग रहते थे। दक्षिण भारत को भी अगर आप देखिए तो तेलुगु, मलयालम और तमिल भाषागत आधार पर लोग बटे हुए थे, ठीक। पंजाब का व्यक्ति जो है सिख था, पंजाबी था, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जात के आधार पे बटा था। बंगाल का व्यक्ति भी धर्म, जाति, भाषा, खान पान, रहन सहन हर आधार पे बटा था। लेकिन यही तो क्या थी, विभिन्नता थी। लेकिन कहते हैं 19वीं सदी में जब राष्ट्रवाद की संकल्पना आई तो इस राष्ट्रवादी विचारधारा ने इस विभिन्नता को क्या किया, एकता में बदल दिया। तो भारत की संस्कृति का लक्षण बन गया, यह भारतीय संस्कृति की एक विशेषता बन गई, विभिन्नता में एकता, ठीक है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता बन गई, विभिन्नता में एकता। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संस्कृति का वैश्वीकरण। इसको हम थोड़ा सा अलग से देखते हैं मित्रों, थोड़ा पानी पिला देना। देखिए इसको ऐसे भी समझिए आप, भारतीय संस्कृति एवं वैश्वीकरण, भारतीय संस्कृति एवं वैश्वीकरण, ठीक है मित्रों। अगर आपको मेंस में पूछ ले क्या वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर एक आघात है, टिप्पणी करिए। अगर आप गौर करिए तो वर्तमान में वैश्वीकरण के द्वारा पूरा विश्व, यानी इस ग्लोबलाइजेशन के द्वारा पूरा विश्व एक दूसरे से क्या है, जुड़ चुका है। कैसे जुड़ा है, अगर आप गौर फरमाइए तो कहा जाता है कि आज की डेट में इस वैश्वीकरण की संकल्पना ने पूरे विश्व को आपस में क्या किया है, जोड़ने का प्रयास किया है। तो कैसे जोड़ने का प्रयास किया, जरा देखिए। कहते हैं कि आपके इंटरनेट साधन ने, इंटरनेट ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। आज की डेट में वैश्विक शिक्षा का विकास हो रहा है, वैश्विक शिक्षा का विकास हो रहा है। सभी देश पूंजीवाद की विचारधारा अपना रहे हैं, सभी देश पूंजीवाद को अपना रहे हैं, पूंजीवाद को अपना रहे हैं, सभी देश पूंजीवाद को अपना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भाषा, वैश्विक भाषा का विकास भी हो रहा है, क्योंकि आप सभी अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हो, ठीक। अंग्रेजी को क्यों आप अपना रहे हो। दूसरा, आप क्रिकेट गेम के माध्यम से देखिए, क्रिकेट भी कहीं न कहीं वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है, क्रिकेट वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है। आपकी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड, आपका हॉलीवुड। आज की डेट में आप क्या कहते हो, आप वैलेंटाइन डे मना रहे हो, वैलेंटाइन डे। आप जो है बहुत से ऐसे डे हैं, फादर्स डे है,
मदर्स डे है, आप कहते हो हग डे, रोज डे, तमाम ऐसे डे की संकल्पना आप ला दिए हैं जो कहीं न कहीं यूरोपीय शब्दावलियों से बने हैं, जो यूरोपीय परंपराओं से बने हैं। ठीक, तो एक शब्द में अगर आपसे कोई कहे कि क्या वर्तमान वैश्वीकरण जो है भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है, तो खतरा तो मित्रों दिख रहा है। हमारी परंपराओं में भी कहीं न कहीं अनुसरण दिख रहा है। अनुसरण अलग चीज हो गए, अनुकरण कहिए आप। तो आज संस्कृतियों का अनुसरण होता था, अब हम अनुकरण कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम कहीं न कहीं कहते हैं ना कि गुलाम तो हम, गुलामी से मुक्त तो हम 1947 में ही हो गए थे। अंग्रेज हमको आजाद करके चले गए, लेकिन वैचारिक रूप से उन्होंने हमको आज भी गुलाम बनाए रखा है। वैचारिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं। आज भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के जो लक्षण हैं वो भारतीय संस्कृति से बेहतर हैं। अगर हम इन बातों को स्वीकार न करते, हमारा जो आंतरिक मन है, हमारा जो वैचारिक लेवल है, अगर वो इस बात को स्वीकार न करता कि जीन्स और टी शर्ट बेटर देन आपके साड़ी और आपके धोती कुर्ता से, ये ज्यादा बेहतर है, तो आप जीन्स और टी शर्ट की तरफ न भागते, आप उनके परिधानों का अनुकरण न करते, आप उनके खान पान का अनुकरण न करते, आप चिम्मच से आप जो है छुरी और कांटे का उपयोग न करते, आप नीचे जमीन पर बैठकर भोजन करते। आप अगर गौर करिए, कभी आप महसूस करिए बैठ के, तो हम अंधाधुंध जो है कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। वो चाहे भाषागत स्तर पे हो, आप अंग्रेजी का अनुसरण करते हो, अंग्रेजी बोलते हो तो आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो। अंग्रेजी भाषा को कहीं न कहीं आप अपने अपने विचारों में इस बात को स्वीकार कर लिए हो कि अंग्रेजी बेटर देन हिंदी। ये हमारी मानसिकता है। जैसे हमने शुरू में आपको समझाया था कि संस्कृति व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है। संस्कृति क्या है? व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है। यानी जब आप अपने मन में इस बात को स्वीकार कर लिए कि अंग्रेजी बेटर है किससे? हिंदी से। जीन्स टी शर्ट बेटर है आपके खादी भंडार से। आप इन चीजों के उपयोग से आप जब इसी चीज का बाह्य रूप प्रदर्शित करोगे तो आप सभ्य कहलाओगे। ये हमने बताया था कि बाह्य रूप सभ्यता होती है, आंतरिक पक्ष संस्कृति होती। यानी मन में जब आपने इन बातों के या इन परिधानों के अनुसरण के बारे में सोचा, वो संस्कृति था, और जब इनका आपने उपयोग करना शुरू किया तो ये सभ्यता है। यानी जीन्स टी शर्ट, अंग्रेजी भाषा, इंटरनेट और हॉलीवुड की फिल्में और कहीं न कहीं एक वैश्विक शिक्षा का जो डेवलपमेंट हो रहा है, यह कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है। क्या आज की डेट में अगर आपसे कहा जाए कि एकल संस्कृति का विकास होने वाला है जिसे आप वैश्विक संस्कृति कह सकते हैं, क्या हम वैश्विक संस्कृति के निर्माण की तरफ जा रहे हैं? अगर वैश्विक संस्कृति का निर्माण हुआ तो भारतीय संस्कृति का योगदान उसमें कितना होगा, या भारतीय संस्कृति अपने आप को कितना संरक्षित कर पाएगी आने वाले विश्व में या आने वाले समय में? ये बड़ा सोचने का मुद्दा होगा मित्रों। ये मेंस के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि वर्तमान वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति को कितने स्तर तक प्रभावित कर रहा है। क्या भारतीय संस्कृति वर्तमान वैश्वीकरण के इस युग में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, या आने वाली जनरेशन क्या भारतीय संस्कृति का अनुसरण करेगी? ये बहुत ही सोचने का विषय है। ये जब मेंस की क्लासें स्टार्ट होंगी उसमें डिटेल में हम इन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे मित्रों। तो आज हमने आपके सामने संस्कृति और सभ्यता को समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपसे कोई कहे कि वर्तमान भारतीय संस्कृति के लिए चुनौतियां क्या हैं, वर्तमान भारतीय संस्कृति की चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियों में आप रख सकते हैं भारतीय संस्कृति की चुनौतियां। ये सब मेंस में आपको पढ़ाया जाएगा। भारतीय संस्कृति की चुनौतियां। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं सांप्रदायिकता एक चुनौती है। सांप्रदायिकता, ये बहुत बड़े स्तर पर चुनौती है। आप जान ही रहे हैं, कोरोना वायरस में भी कहीं न कहीं इसका जिक्र हो रहा है। ठीक, सांप्रदायिकता की विचारधारा न होते
तो आज निजामुद्दीन का जो केस है, जिसको आप जहाज से जोड़कर देख रहे हो, शायद ऐसा ना करते आप, ठीक है, और वो भी शायद इस तरह की गतिविधि ना करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय संस्कृति के लिए, इस पर भी बहुत डिटेल से चर्चा की जाएगी, ठीक है। दूसरा, जातिगत राजनीति। जातिगत राजनीति ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये भी भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा, जातिवाद। चौथा, वर्तमान वैश्वीकरण। वर्तमान वैश्वीकरण ये भी भारतीय संस्कृति के लिए एक चुनौती है। पांचवा, भौतिकतावादी संस्कृति। भौतिकतावादी संस्कृति ये भी भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। क्या भौतिकतावादी संस्कृति से भारतीय संस्कृति अपने को सुरक्षित कर पाएगी, इस बात को समझिएगा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि हम जहां से चले थे वहीं पे पहुंचे हैं। भारतीय संस्कृति में आप अगर गौर करेंगे तो आज से 25-30 साल पहले जाइए तो आप जो है तेंदू के पत्ते पर, ढाक के पत्ते पर भोजन करते थे जमीन पर बैठकर, और इसका वैज्ञानिक कारण भी हुआ करता था। लेकिन एक दौर आया फैशन का, आपने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया और खड़े होकर डाइनिंग टेबल पर या आप बफर सिस्टम में भोजन करना शुरू किए। लेकिन आज फिर अगर गौर करिए तो फिर वही ढाक का पत्तल, फिर वही जो है चारपाई, फिर वही मिट्टी का मटका आपके भोजन में आया, तो आपके इस परिधान में आया तो, लेकिन दूसरे रूप में आया है, फैशन के रूप में आया है, ठीक। हम शहरों की तरफ जा रहे थे और फिर आज शहरों से हम गांव की तरफ जा रहे हैं। हम फार्म हाउस का निर्माण कर रहे हैं, एक ग्रामीण संरचना को फार्म हाउस के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि क्या भौतिकतावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति को नष्ट करेगी या भारतीय संस्कृति अपने को किसी तरह अनुरक्षित करेगी। ये बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे हम बातें करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इन सारी बातों पे सोचना चाहिए। जैसे कहावत कही गई है, कहावत नहीं ये अनिवार्य सत्य है मित्रों, कहा जाता है कि आईएएस बनने के लिए नहीं, आईएएस बनने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सोचने की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि दुनिया किधर जा रही है, दुनिया कैसी है। जिस दिन आप इस बात को जान जाओगे आप आईएएस बन जाओगे। आईएएस बनने के लिए 12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। कहते हैं ना कि ऋग्वेद में कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न तरीके से आने वाले जितने भी विचार हो सबको उसमें संग्रहित कर लिया गया। तो आईएएस बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी परिवर्तन है, जो भी चीज़ें हो रही, आप उसको समझिए और उस पर चिंतन करिए, थिंकिंग करिए। आप आसानी से आईएएस बन सकते हैं। आईएएस बनने के लिए आपकी चेतन शक्ति, आपकी थिंकिंग पावर बेहतर होनी चाहिए मित्रों। तो अब हमारी जो शुरुआत होगी वो आपके आर्ट एंड कल्चर से शुरू होगी और इसकी शुरुआत हम स्टोन एज से करेंगे। तो अगली क्लासें जो है आपकी पाषाण काल से शुरू हो रही हैं। हाँ, ये गौर करिएगा, जो इसको ये मत समझिएगा कि मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्राचीन इतिहास पढ़ाने का मतलब होता है उसमें आप पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ाइए, सोसाइटी पढ़ाइए, रिलीजन पढ़ाइए, आर्ट पढ़ाइए, इकोनॉमी पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। लेकिन बेसिकली हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, तो हम आपके उस पर माने जो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, जैसे एग्जाम्पल में हमने अभी दिया था, जो धर्म, परंपराएं, मान्यताएं, आपकी कला, आपकी भाषा, आपकी लिपि, ये सब बेसिक रूप से हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जब तक इनका डेवलपमेंट नहीं होता, यानी पूरा पाषाण काल को पूरा हम कंप्लीट पढ़ा देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री है नहीं, इसलिए पाषाण काल को कंप्लीटली हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। और मित्रों, आपसे गुजारिश है कम से कम आप वीडियो के नीचे कम से कम कुछ कमेंट किया करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को शेयर करिए अन्य लोगों तक, जो है कम से कम और लोगों को जोड़िए इससे, ठीक। और चैनल को आगे ले जाइए। और मुझे लगता है कि इस चैनल पर बहुत ही बेहतर एजुकेटर उपलब्ध हैं, आप सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक। अन्य जो हमारे एजुकेटर हैं उनसे भी आप जुड़िए, जो है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।